ये आ रहा है ना यहाँ? ठीक है। हम लोग कर रहे हैं कि इस जो छुट्टी का दिन था उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो स्कूल वाले छुट्टी के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क प्रोजेक्ट के रूप में या एक्सरसाइज के रूप में क्या करते हैं लोग, दे देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं लोग? वैसा इसीलिए करते हैं लोग कि आप छुट्टी के दिनों में ऐसा ना हो कि पूरा छुट्टी का एंजॉय लें। मतलब 24 घंटे है तो अगर 10-12 घंटे अन्य कामों का निकाल दिया जाए सोने खाने का, तो जो 14 घंटा बचेगा उसमें आराम से खेलें कूदें घूमें और बहुत कुछ न कर पाए या किताबों से नाता आपका पूरा पूरा टूट जाए। इसके लिए वो आपको होमवर्क या प्रोजेक्ट के रूप में क्या करते हैं, दे देते हैं। तो किताबों से अभी जो देखा जाए तो नाता बहुत विद्यार्थियों का टूट गया है ना। तो इसका प्रभाव क्या हुआ है कि जो उनकी रीडिंग स्किल थी, पठन कौशल जिसको आप बोलते हैं, उसका जो फ्लुएंसी है, प्रवाह है, वह टूट गया है। और पढ़ाई की एक खासियत है कि वो मेहनत करने वालों पे क्या होती है, फिदा हो जाती है, उसका दीवाना हो जाती है। जो भी पढ़ाई करेगा उसी पर वो क्या रहेगी, फिदा रहेगी। और दौलत भी उसी पर फिदा रहती है जो उसके लिए मेहनत करता है। अब कोई मेहनत ही ना करे तो उसके लिए कोई चीज फिदा होगी, नहीं होगी। तो दिलचस्प बात यही है कि आज हम लोग ये जानेंगे कि किताबों से अगर गहरा रिश्ता हो जाए और बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता हो जाए तो फिर हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और मात्र 1 महीना छुट्टी हुआ, 2 महीना छुट्टी हुआ, तो उसके बाद से आपने क्या पाया कि जो आप जानते थे 6-7 सालों 8 सालों में, वो अभी इस समय क्या हो गया है, भूल गया है। श्याम को देखो कितना मस्त लग रहा है। श्याम को लग रहा है कि अरे हम तो बहुत युद्ध जीते हैं। किशन कन्हैया है, एक बार आपकी पढ़ाई का भी युद्ध बिना पढ़े जीत लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। लड़ाई लड़ी जाती है तब युद्ध को क्या किया जाता है, जीता या हारा जाता है। जीतने और हारने में दोनों में सीख है। तो खैर अभी आपने जो नुकसान किया है उसी के आधार पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। देखिए, अभी हाल में मैंने कई बच्चियों के माताओं के बारे में सुना, जाना, मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि वो बच्चियां, वो बच्चे इतना ज़्यादा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके कि आप देखेंगे तो आपको सुकून नजर आएगा। और वो सुकून कैसा होता है, जैसे किसी को किताबों के साथ बिना भटकाव के, बिना ध्यान हटाए, बिना उथल पुथल किए हुए किताबों के सहारे एक सटीक मुद्रा में बैठे हैं, उसमें जूझ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं उसको लेके। ये कितना शानदार सीन होता है, सुखद होता है, नेत्रप्रिय होता है। तो जब मैंने इसका अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, कुछ जगहों पे जाके मैंने बातचीत की, तो पता चला कि ये जो पेरेंट्स इतने गंभीर हैं, इनकी माताएं यानी जो बच्चे हैं उन सबकी माता कहीं न कहीं एजुकेटेड हैं और कुछ जगहों पे तो वेल एजुकेटेड थी, बहुत अच्छी तरह से शिक्षित। फिर मुझे कहानी स्पष्ट होने लगा कि एक माँ जब एक परिवार में पढ़ती है, एक महिला एक परिवार में पढ़ती है, तो वो पूरा परिवार पढ़ता है। ये जहां बात कही गई होगी, जिसने भी कहा होगा, जिसने भी लिखा गया होगा, ये मेरे हिसाब से और उन सबके हिसाब से 100% क्या है, सही है। 100% क्या है, सही है। तो ऐसे में मैंने कई माताओं से मिलने का भी जिक्र किया कि भाई मैं चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स से मिलूं। और जैसे वो बताएं कि मेरी माताजी टीचर हैं, मेरी माताजी ये काम करती हैं, आती हैं कहीं से ड्यूटी से, चाहे कहीं से भी, तो 4 घंटा 5 घंटा स्वयं पढ़ती हैं, किताबों के साथ बातचीत करती हैं।
मैं पूछा क्यों, क्या उनको कोई और काम है कि नहीं? कहीं है काम, लेकिन वो कहती किसी और से मोबाइल से बात करने में, कुछ रील्स देखने में, किसी की जुगलबंदी करने से, चुगली करने से, इससे बेहतर है कि हम कुछ किताबें पढ़ लें जिससे कि कुछ नए शब्दकोश, न्यू वर्ड्स हमको मिल जाए, हमारी वोकैबुलरी जो है शब्दकोश सुधर जाए और नए नए विचारों से जुड़ने का एक अवसर प्रदान हो। समझ में आ रहा है? जब किताबों को आप पढ़ते हैं तो घटनाओं का वर्णन करता है, वो दृश्यों का वर्णन करता है, पिक्चर्स का होता है ना किताब में। वो किताबें आपको सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए एक लिंक स्थापित करती हैं, और जैसे जैसे लिंक स्थापित होता है आप फील करते हैं कि आपके दिमाग की सजगता बहुत सहजता से, बहुत ऑनेस्टी से उस तरफ जाने लगता है और सीखने की तैयारी करने लगता है, जानने की तैयारी करने लगता है। स्पष्ट है? किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहा जाता है कि अच्छी किताबें एक अच्छे जीवन की शुरुआत करती है, एक नई जिंदगी देती है। चयन करना होता है कि किस तरह के लेखकों को हमको पढ़ना है, किस तरह के किताबें हमें पढ़नी है। मैं दिल्ली से जब आ रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जब चढ़ा तो चढ़ते वक्त देखा कि एक व्यक्ति शौचालय जो है वहां क्या कर रहा है कि खड़े होके किताबें पढ़ रहा है। और दिल्ली से मैं लखनऊ आ गया, फिर मैं बाथरूम के लिए गया तो पाया कि वो व्यक्ति अभी एज इट इज वैसे ही खड़ा है, लेकिन किताबें आधा खत्म हो चुकी हैं। देखने से लग रहा था कि वो शुरुआत के पृष्ठ पे था, पेज पे था, अभी आधा बुक पढ़ डाला है। तो मेरे अंदर एक इगरनेस जगी, उसको लेके एक जुगुस्सा जगी कि जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा एक आने लगी कि मैं इससे पूछूं कि आपको किताबें वहां से पढ़ते हुए आए हैं तो बैठे भी हैं या थके भी हैं कि बस ऐसे ही पढ़ने लगे? मैं पूछा तो वो व्यक्ति, सज्जन जो हैं चाहे जैसे भी, उन्होंने गुटखा खा रखा था और गुटखा डस्ट बेसिन में थूका और कहा कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। गुटखा खाना उनका एक अलग विषय है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ने वाले लोग गुटखा खाएं, उस भाव को मैं काट रहा हूं, वो भाव ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उस व्यक्ति ने जो मुझसे बात कही, मैं कहा कि देखिए इस पूरे ट्रेन में मुझे नींद नहीं आती, मुझे किताबों के सहारे वक्त गुजारना होता है। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूं तो क्या करता हूं, किताबें अपने साथ लेके जाता हूं, और किताबों को पढ़ते पढ़ते हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कब हम अपने मंजिल तक पहुंच गए। और उस मंजिल तक पहुंचने में किताबें हमारी इस तरह से सहायक होती हैं कि हमें नए विचार दे देती हैं, नए शब्दकोश शब्द दे देती हैं और हमारे रास्ते को आसान बना देती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको एक पूरे परिवार को, आप पढ़ेंगे तो एक पूरा परिवार क्या होगा, पढ़ेगा। पेरेंट्स में जो फादर हैं वो कमाने में, अन्य चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों के पास बहुत कम बैठ पाते हैं लोग। खास तौर पे जो मतलब फादर चिंतित हैं, जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं, जो कितना भी थकने के बावजूद आके अपने बच्चों के साथ आधा घंटा वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, कहाँ तक मेरा बच्चा सफ़र किया जानते हैं, उनके बच्चे और सुधार करते हैं। होता है ना ऐसा? लेकिन माताएं घर पे रहती हैं ज़्यादातर,
तो वो अगर शिक्षित हैं तो पूरा परिवार एक शानदार माहौल में जाने वाला है। मैं उन बच्चों से मिला जिनके माता शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनका आदर्शवादी सोच, व्यवहार, ठीक है ना, संस्कार, वो सब कुछ झलकने लगा। मैं पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है और मतलब कहाँ से? तो बाद में जब परिवार को खंगाला गया तो पता चला कि इनकी माता जी बहुत केयर करती थी, बहुत एजुकेटेड हैं, उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। बात स्पष्ट है ना? आप छुट्टी के दिनों में वक्त बिताए हैं और कहाँ बिताए हैं ये सवाल तो छूट चुका है, अब वो वक्त तो बीत चुका है। इस छुट्टी के दिन में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ ये मेरा एक लास्ट अनुभव था इस क्षेत्र में, लास्ट प्रैक्टिकल था मेरा कि मैं देखूं। मैं कभी ऐसा करता नहीं था कि एक बार मैं छोड़ के देखता हूं बिना होमवर्क का कि बच्चे क्या करके आते हैं उधर से, इनके पास अपना क्या है। तो 99.99 खेल ऐसा था कि इस बार बच्चों ने कुछ नहीं करके आया। यहाँ तक कि जिनकी रीडिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी, पठन कौशल, भाषा को बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी लिखना, हिंदी पढ़ना, उसमें भी त्रुटियां देखने को मिली। समझ में आ रहा है ना? अब जरूरी क्या है? 100 बुरे दोस्त हो जाएं, 100 बुरे दोस्त मिल जाएं आपको, या 100 ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके लिए आपके जीवन में कभी काम ना आए, लेकिन एक ऐसा किताब जो आपके जीवन के लिए सार्थकता लाए, कहने का आशय कि वो आपके जीवन में बदलाव लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, आपके जीवन शैली को सुधारे, विचारों में निपुणता की तरफ ले जाए, तो किताबें हमारी एक अच्छी दोस्त या मित्र हो सकती है ना। नाता जितना गहरा होगा, संबंध जितना गहरा होगा किताबों से, उतना ही आपका जीवन सहज होगा, समस्याओं को सुलझाने का तौर तरीका, निवारण सब आपके किताबों में मिलेगा कि नहीं? एक भटकाव जो है, जो आप समाज को लेके इधर उधर भटकते हैं, उसमें थोड़ी सी ठहराव आएगी। समझ में आ रहा है? किताबों में ज्यादा से ज्यादा लगाव रखो, किताबों से ज्यादा लगाव रखो। अगर वो जुड़ाव कम है तो फिर आप कोई भी पढ़ाई के क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। जिसमें जॉब है, दुनिया भर के जॉब्स है ना, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स, उसके लिए आपको क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बगैर पढ़े लिखे, जैसे कहावत भी है कि एक कहावत बहुत प्रचलित है, क्या प्रचलित है कि पढ़ लिख कर कौन राजा हुआ है। तो ये भी तो बात सोचो कि कौन अनपढ़ राजा है, कौन बिना पढ़े लिखे राजा हुआ है। समझ में आ रहा है? पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना क्या है? बहुत जरूरी है, और इतना जरूरी है जिससे जीवन आप कभी महसूस करिए। मैं जब समाज में जाता हूँ, बैंक में जाता हूँ, बहुत जगहों पे जाता हूँ, तो इतने वेल पर्सनालिटी लेकर लोग आते हैं, मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर, पहनावा इतना शानदार होता है, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो कहते हैं भैया हमें 20,000 रुपया निकालना है, जरा ये फॉर्म, हमारा अकाउंट नंबर भरना है, डेट भरना है, ब्रांच भरना है, सिग्नेचर करना है, वो नहीं भर के निकाल पाते। देखने से लगेगा ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा ही जब मेडिकल कॉलेज SRN स्वरूप रानी में एक मेरा मित्र भी पहुंचा, उसको आंख दिखाना था, तो आंख के डॉक्टर के पास जब हम लोग ले गए, तो आंख के डॉक्टर उसमें जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, ये अल्फाबेट जो होता है ABC या U, या ऊपर से तीसरा लाइन दूसरा लाइन पूछता है ना कि आपकी जो दृष्टि है उसमें क्या दोष है, वो जानने के लिए कि दूर दृष्टि है कि निकट दृष्टि है। समझ में आ रहा है? तो जब पूछा कि ऊपर से तीसरा लाइन में दूसरा लेटर क्या लिखा गया है, तो ये समझ ही नहीं पाया। कई बार पूछा, और इसकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत थी
शरीर का जो रचना था इतना सुंदर था, कपड़ा एकदम बाहर से विदेश से कमा के आया था तो मेंटेन था। तो जब डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर क्या पूछ रहा है, ऊपर से तीसरे लाइन में दूसरा लेटर क्या है, नहीं बता पाया। एक दो और बातें पूछ लिया, एक और दो लेटर पूछ लिया, नहीं बता पाया। तो अंत में वो जो दोस्त था मेरा, उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो डॉक्टर झल्लाया, कहा कि अरे यार इतनी सुंदर शरीर है, इतनी कम उम्र में है, और क्या करते हो? तो बताया मैं विदेश में ये काम करता हूँ। कहा कि एक काम करो, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ, अभी से कुछ हिंदी इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ये सब चीजें पढ़ लो यार, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। तो मैंने उसको लिखना सिखाया, नाम लिखना, थोड़ा बहुत पढ़ना। और मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी और बता रहा हूँ इसी से जुड़ी। उसी दोस्त के साथ मैं बाइक पर जब अपने गांव के तरफ आया, मैं उस दोस्त की सहारा लेके, दोस्त का सहारा लेके सिर्फ बता रहा हूँ, उस दोस्त को नीचे नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये बात जब मेरी उस तक पहुंचे तो उसे तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये बता पाना कि होता क्या है ऐसे दौर में जब हम वैसे होते हैं जैसे नहीं होना चाहिए था। तो जब वो पहुंचता है तो मैं देखता हूँ, शौचालय देखे हैं ना जो प्रधानमंत्री ने बनवाया, सुलभ शौचालय, गांव गांव घर घर। तो घर के बाहर जो शौचालय बना होता है, और कई बार शुरुआत में जब नया बना था तो पेंट हुआ था, पेंट हुआ था कि नहीं? तो जब मेरा मित्र जब गांव से बाइक लेके जाता था, मैं पीछे बैठा होता था, मोबाइल चला रहा हूँ या कहीं बात कर रहा हूँ मोबाइल से ही, तो मेरी नजर जब उस पर पड़ती थी तो मैं देखता था ये बार बार जैसे वो बाइक चला रहा है तो ऐसे करेगा, ऐसे, जिस नहीं कोई प्रणाम करता है ऐसे प्रणाम करता है, तो बाइक तो दोनों हाथ से चला रहा है, एक हाथ से प्रणाम करना मुश्किल है थोड़ा, इसलिए सर झुकाता था वहां हर शौचालय के पास। और ये मैं कई दिन तक देखा तो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि बात क्या है। लेकिन एक दिन मैंने उससे ये पूछा कि यार तुम सर क्यों झुकाते हो? तो कहा कि जहां जहां मंदिर देखूंगा, यहाँ किसी वृक्ष में धागा बांधा हुआ देखूंगा तो मैं वहां सर झुकाता हूं, क्योंकि उस आशीर्वाद मिलता है। तो कुछ समय के लिए मैं सोचने लगा, ठीक है हो सकता है, लेकिन जब मैं देखा फिर से आगे कुछ एक दिन बाद कि फिर वो एक शौचालय के सामने सर झुकाया, तो मैंने कहा यार इसके सामने क्यों झुकाया था, ये तो मंदिर है। और मैंने कहा उस पर लिखा है कि ये सुलभ शौचालय है, मतलब जो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है, उस पर शौचालय उनका जो टैगलाइन था वो लिखा गया था। तो कहा यार ये लैट्रिन है? मैं बोला हाँ। तो तुम इस सारे लैट्रिन के सामने ऐसे ही करते हो? हाँ हम तो जानते थे ये मंदिर है। बहुत पढ़ा लिखा होता तो शायद, थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो उससे पढ़ के ये जान जाता। वो बहुत पेंट साफ सुथरा था शुरू में तो नहीं समझ पाया। हो सकता हो यह उसकी आस्था हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो आस्था जो बगैर जाने है वो अंधविश्वास है। किसी चीज को कुछ भी मान लेना, किसी पेड़ में कुछ भी लपेट देना, तो क्या पेड़ वो देवी देवता हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा है ना? बोलो। ये बड़ा दुख। मैं ये कह रहा हूं कि जब उसे एहसास हुआ इस बात का, तो उसे उसकी पढ़ाई सबसे ज्यादा कचोट रही थी, और इस समय वो पैसा बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा कमाता है, लेकिन कहीं मामला कुछ फंसता है तो कहता है अकाउंट नंबर ये सब दुनिया भर की बातें पढ़ाई से संबंधित जहां फंसता है। तो मुझे तकलीफ इस बात का होता है कि अगर थोड़ा सा पढ़ लिया होता, वो मेरे साथ क्लास 4 तक पढ़ा, और थोड़ा सा पढ़ लिया होता कक्षा 8 या हाई स्कूल तक, तो कम से कम कायदे से तो पढ़ लिख लेता और आज औरों की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ रहा है? पेरेंट्स से मेरा एकदम आग्रह है कि जब आपके बच्चे घर जाएं तो आप उनके साथ बैठें,
जब भी आपको वक्त मिले तो उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी किताबों में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, आज का होमवर्क क्या मिला है, तुमने आज क्या पढ़ा है। जितना इंटरेक्ट होंगे पेरेंट्स बच्चों के साथ, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, उतना ही बच्चा उनको बताने में दिलचस्पी लेगा और वो जान पाएंगे कि हमारे बच्चे में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या नहीं। समझ में आ रहा है ना? वो खुद भी सीखेंगे और बच्चों को सीखने में क्या करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार कहिए, चाहे माता जी हैं चाहे पिताजी हैं, उनसे कि जब हम आए तो हमारा होमवर्क चेक करो, आज होमवर्क क्या मिला है, आज हमने क्या सीखा है, वो चेक करिए। और पेरेंट्स भी इस जिम्मेदारी को लेंगे तो हमारी यह व्यवस्था और क्या हो सकती है, सुंदर, आकर्षक और व्यवस्थित और थोड़ा और सरोकार हो सकती है। नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो आज से शाम जब जाना तो बताना कि हमने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है, ठीक। और मम्मी से कहना कि जब हम पढ़े मम्मी तो थोड़ा वक्त दे दिया करो, थोड़ा सा मम्मी आप थोड़ा सा हमारे साथ बैठ के, और मम्मी को भी थोड़ा 1 2 3 क ख ग घ ङ ए ङ ए बी सी डी, ये जितना है ना सब पढ़ के सुनाओ, कुछ किताबें पढ़ो वो सुनाओ। सुनने भी से तो मम्मी को अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, मम्मी अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होकर बैठी है बच्चों के साथ तो बच्चा और भी पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? ये फैमिली का इमोशनल बॉन्डिंग जो है ना, अगर बच्चे के साथ नहीं है, जितना देखो एक बात क्या है, मोबाइल देखे हो, मोबाइल में अगर कहीं खरोच लग जाता है ना तो घर वाले उसको बड़ा पोसते हैं, या जिनके पास मोबाइल है बड़ा पोसते हैं। लेकिन रिश्तों में जब खरोच आ जाती है ना तो उसको कोई नहीं ध्यान देता है। रिश्तों में कितनी खाइयां बन रही हैं, हमारे बच्चे हमसे कितनी दूर होते जा रहे हैं, यहीं गिर जाते हैं बेड से, यहीं नाले में चले जाते हैं, क्या खा ले रहे हैं कुछ नहीं पता, और हम रील्स में और इन सब में बिजी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अच्छा जो नहीं माता पढ़ी हैं, पेरेंट्स पढ़े हैं, वो भी उसी में व्यस्त हैं, और जो खास तौर पे थोड़े से देखा देखी में दुनियादारी के माहौल में फंसे हैं, वो भी थोड़ा सा जूझ जाते हैं इस हिस्से से और इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बचाव का एक तरीका है कि उस समय इमोशनल बॉन्डिंग के साथ बच्चों के साथ आप बैठें और उनको सीखने में फायदा पहुंचे। यहाँ तक बात स्पष्ट है? सही है ना? आप खुद महसूस करिए कि आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपकी बहन ने आज से पहले कितने दिन पहले आपके साथ कायदे से बैठ के ये पूछा हो कि क्या तुमको आ रहा है, क्या तुमको नहीं आ रहा है, तुम कैसे पढ़ रही हो, कैसे नहीं पढ़ रहे हो, पूछा है। वो दिन याद करिए कि कितना दिन हो गया है, तो आप महसूस करेंगे यार वाकई में नहीं बैठ के, उनकी क्या इतनी सी जिम्मेदारी थी, क्या इतनी सी जिम्मेदारी थी कि वो मात्र पैसा दे दें और वो पैसा गड्ढा में जा रहा है कि कहीं सही जगह जा रहा है, कि उसका उचित प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता चले। ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि सिर्फ इतना ही कि हम पैसा दे दिए, हम 1 लाख रुपया महीना दे रहे हैं, हम 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं, हम 200 रुपया महीना दे रहे हैं, ये सही है? सही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है क्या, कि आप उन बच्चों को केयर करना। क्योंकि आप 1 करोड़ रुपया डेली कमाइए और एक बच्चा अगर खराब निकल गया तो आपको ये जो बिल्डिंग पूरा देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बनाने में 4-5 साल लग गए होंगे, 2 साल लग गए होंगे, लेकिन गिराने में एक जेसीबी आएगा और 1-2 घंटे 3 घंटे में इसको खत्म। तो ये जो बच्चे हैं ये बिल्डिंग है, इनको बनाएंगे आप, बचपन से पोस के पाल के बड़ा करेंगे, खिला पिला के और सब कुछ। एक दिन अगर ये खराब, अगर कोई बच्चा निकल गया, दुराचारी निकल गया, गलत संगत में पड़ गया, तो आपके जीवन भर की कमाई को लीप पोत के बराबर कर देगा, साफ कर देगा। खुद जरा देखो ना, अपने ही समाज में देखना कि इतने लोग नशेबाज निकल जाते हैं
और रोड पर जमीन बेच के वो राजा साहब कहलाते हैं। जब रोड पे जमीन बेचते हैं तो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ करोड़पति बन जाते हैं। अपने इर्द गिर्द में देखना। और कल आके वो पी के कहते हैं उनके, अच्छा जब वो करोड़पति बनते हैं तो उनके 4 5 10 बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और बॉडीगार्ड आके कहते हैं और राजा भैया नमस्कार, हाँ क्या ठीक है, तो थोड़ा सा चलेंगे। और मैंने तो देखा है अभी इस कुशीनगर में बहुत लोग राजा भैया लोग को, क्योंकि मेरे वहां दवा भी कराने आते थे लोग, तो बुलेरो निकलती थी और 10 लोग बैठ जाते थे पीने खाने वाले, चौराहे पे बैठ कर पी खा के आएंगे। और हमारे यहाँ दवा दूसरा कोई ले रहा है तो पैसा राजा भैया भरेंगे, क्योंकि अभी खेत बेचे हाल हाल में करोड़पति बने हैं तत्काल में। तो राजा भैया लोग की एक कहानी रहती थी। 2 साल 4 साल बीतता था, पैसे का लेवल धीरे धीरे वो समाप्त होगा ही, खर्चा होगा अनावश्यक, तो बर्बाद होगा ही। और वो सारे जो नशेड़ी पियक्कड़ हैं लोग, वो अपनी पूरी संपत्ति को बेच के आ जाते थे। कहाँ? लेवल पे, रोड पे आ जाते थे। कहाँ आ जाते थे? गो बंद मत करो, क्यों बार बार बंद कर रहे हो? आराम से बैठो, पानी इन सबको दे दिया करो जो मांगे। तो मामला समझ में आ रहा है? वो सारे लोग कहाँ चले गए हैं? जमीन पे आए। अब उनकी हालत देखेंगे ना, तो उनका ना घर में इज्जत है और कहीं किनारे जाके कहीं दुकान पे चाहे कहीं काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उनको मौका मिला था जीवन बनाने का, पैसा सजोने का, और उसी पैसे को कहीं अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सही से इन्वेस्ट करते। आज उनके बच्चे आते हैं तो मुझे तकलीफ होता है कि उनको मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनके पिता की रौनक को, उनकी बर्बादी को, और आज मैं उन बच्चों को भी देखता हूं, उनके बच्चों को जो आते समय लड़खड़ाते हैं संसाधनों के अभाव में। संसाधन, पढ़ाई लिखाई के जो सामग्री हैं, कापी किताब ड्रेस फीस, ये जो मुद्दा है इसे लड़खड़ा रहे होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर वो इन चीजों को कंट्रोल कर लिया, और उन्होंने काम एक क्या किया? सिर्फ पीने का काम किया, सिर्फ पीने का। और उस पीने ने उनकी जो लाइन, जो ग्राफ थी, वो जो अप हो रही थी, उसको क्या किया? डाउन लेवल पे लाके रख दिया। ये जो ग्राफ था उनका, जो ये ग्राफ थी उनकी, इस जीरो से ये जो ऊपर जा रहे थे, वो फिर इसी ग्राफ क्या हो गया? ऐसे या इससे खराब चला गया, नीचे भी चला जाता है, नहीं चला गया। वो चाहते तो जो यहां से उठे थे इसको मेंटेन किए रहते, मेंटेन किए रहते, और वो बहुत अच्छा होता। आज उनका एक स्टेटस होता, वो संसाधनों से दूर नहीं भागते, उनके पास ऐसा नहीं होता कि संसाधन उनसे दूर भाग रहे हैं। होता ऐसा कभी? नहीं होता ना। मैं यही बात सिखा रहा हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जीवन मिला है, और ये जीवन सबको मिलना इस तरह से बहुत असंभव सा है। सबको एक समान जीवन मिल सकता है? नहीं। लेकिन जो मिला है इसी को जीना है। और अभी का जीवन सिर्फ इतना है कि वेल एजुकेटर बनना है, एक अच्छा पाठक बनना है, एक अच्छा शिक्षार्थी बनना है, विद्यार्थी बनना है। और उसकी कहानी क्या है? ज्यादा से ज्यादा किताबों से ज्यादा पठन सामग्रियों से हमारा जुड़ाव लगाव होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अन्यथा क्या हो जाएगा? अच्छी बातें, अच्छी किताबें, अच्छे लोग सब हर तरफ हैं। अच्छी बातें दीवारों पे लिखी हुई है कि कितना अजीब है कि एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा फेंका गया एक कूड़ा एक अशिक्षित व्यक्ति उठाता है, और हम तुरंत उसके सामने ही जहाँ लिखा है कूड़ा या गुटखा खाओ के थूक देते। यहाँ थूकना मना है, पच दे थूक देते हैं।
यहाँ पेशाब करना मना है, देख के तुरंत, है ना। जहाँ लिखा है वहीं करते हैं। ऑफिस में मैं देखता हूँ, कार्यालयों में जाता हूँ, सरकारी विभागों में हर किनारे पे कूच के थूक थाक के भरे हुए हैं सब। आप सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो आपको बदबू देगा गुटखा का, पान का। वो अधिकारी जो इतने पढ़े लिखे तो कहीं वो भी दिखता है। समाज ऐसे भी दूषित हो जाता है, ठीक ना। तो आज का जो विषय रहा किताबों से जो लगाव, किताबों से जो लगाव, वो हमारे जीवन को बहुत सार्थक बनाती है। ये बात हमें समझ में कुछ हद तक आई। अब देखिए अच्छी किताबों का चयन कैसे करेंगे कि कौन किताबें अच्छी हैं और कौन किताबें बहुत अच्छी हैं। समझ में आ रहा है ना, ये भी तो विषय है ना। तो जो किताबें आपकी सोच को बदलती हैं और बदलती हैं सकारात्मक, बदलती हैं तथ्यात्मक, बदलती हैं अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल, फैक्चुअल, समझ में आ रहा है ना, क्रिटिकल, उस लेवल पे लेके जाती हैं, उन किताबों को चयन करना जरूरी होता है। और ये तभी संभव होगा जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे, अध्ययनकर्ताओं से मिलेंगे। जो पढ़ाई पढ़ रहा है, लिख रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसी से मिलेंगे तो जानेंगे ना, या खुद कुछ पढ़ के भी जानेंगे, तभी संभव। हमें एक प्रण लेना होता है। प्रण समझ रहे हो, संकल्प, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड होना पड़ता है, ताकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हारी एक आदत होनी चाहिए कि तुम परेशान हो, किताब उठा लो। तुम्हें अच्छा बहुत लग रहा है, किताब उठा लो। दुखी हो, किताब उठा लो। नींद नहीं आ रहा है, किताब उठा लो। ये कितना आसान है किताब उठा के पढ़ना, लेकिन उतना ही आसान है नींद ले लेना। किताबें पढ़ते समय नींद आ रही है, नहीं पढ़ने पर भी नींद आ रही है, बैठे बैठे नींद आ रहा है। तो अगर नींद बार बार सता है किताब पढ़ते समय, तो कायदे से 4-5 घंटा खुद सो लेना चाहिए। आओ सो ही लेते हैं। जैसे मेरी क्लास में देखिए पीछे 2 लोग सो रहे हैं, इन दोनों को नींद आ रही है और मैं इनको नहीं जगाया, क्योंकि इनको जब जगाता, इनको नींद आ रही है, कितना भी जगाता, तो ये तकुआ और भकुआ टाइप का स्टूडेंट मैंने बताया था ना। एक स्टूडेंट होता है, जैसे 3-4 टाइप में मैं स्टूडेंट को देखता हूँ। जैसे नाच अगर आप गांव में देखते होंगे तो वो बताया था ना कहानी कि नाच वाला व्यक्ति में जैसे स्टूडेंट की है कैटेगरी, जो नाच की कैटेगरी को स्टूडेंट अपनी कैटेगरी समझ लेंगे। जो दर्शक जाते हैं, तो जब दर्शक जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक तो ऐसे बैठ के चुपचाप देखेगा, लगेगा आंख की भौहें बढ़ी हुई हैं, आंखें निकल के एकदम उसका प्रोग्राम के जो लोग हैं या जो भी कलाकार हैं उनके पास चला जाएगा। और एक तो बैठे बैठे कभी इधर कभी आगे ढह रहा है, होता है ना ऐसा। और एक होगा उसको क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनको देख के वो टाइम पास कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही स्टूडेंट भी आते हैं सब 3 तरह के। एक तो होता है जो टीचर पढ़ाता है, उसको जबरदस्ती एकदम सावधान मुद्रा में बैठ के, टीचर भी नहीं भाप पाता है, वो कलाकार को भी लगता है कि ये आदमी जो आगे बैठा है ये बहुत शानदार समझ रहा है, लग रहा है इंटरेस्ट ले रहा है। स्टूडेंट एकदम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आंख फाड़ के इस तरह से देख रहा है कि टीचर देखेगा क्या गजब का सीरियस स्टूडेंट है, बहुत गंभीर विद्यार्थी है। और एक जो होगा स्टूडेंट, वो मतलब खुद देगा कलम से, पैर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, खुद लाएगा, मैं गो मैं कम, मतलब उसी में व्यस्त रहेगा, बेचैन टाइप का रहेगा। और एक जो रहेगा शांति पूर्वक क्लास का आनंद लेगा।
वो नाच में जो पहला व्यक्ति है ना, जो इसे टकुआ टाइप का है, ताके जा रहा है, अचानक जो सीरियस व्यक्ति है ना, जो देख रहा है, नाच का आनंद ले रहा है, पढ़ाई का आनंद ले रहा है, वो कोई ऐसा पॉइंट आया जो हंसी का था, हास्य था उसमें, वो देखते देखते हंसते हंसते गिर गया। ये जो टकुआ टाइप रहेगा ना, वो भी हंसने लगेगा। तो ये जो सीरियस वाला था वो पूछेगा कि मजा आया यार, क्या पॉइंट बोला है? तो कहेगा हाँ हाँ मजा आया। तो क्या बोला है सुने हो? तो नहीं नहीं, तुम क्यों हंसे हो? तो तुम हंस रहे थे। क्यों गिरे हो? तो तुम गिरे हो। तो ऐसा भी होता है ना कि वो खड़ा हुआ स्टैंड अप, गुड मॉर्निंग सर, तो उसमें भी नहीं मजा आया, उठ गया पलनमा, अरे गुड मॉर्निंग सर। होता है कि नहीं ऐसा? कुछ तो उसी में, जैसे जो इधर उधर घूमने वाला होता है, कितने लोग होमवर्क नहीं करके आए तो देखेगा पहले कौन उठाया है कि नहीं, अपना बिरादरी का है कि नहीं कोई, तो हाथ उठाएगा। एक दो का देखेगा तो कहेगा वो भी अपना इसे हाथ उठाएगा। उठाता है कि नहीं? ये जो स्टूडेंट हैं ये कई तरह के होते हैं, उसी में हम लोग है ना। आपको एक शानदार पाठक बनना है। पाठक का मतलब पढ़ने वाला, और पढ़ने वाले की शुरुआत यही होती है कि जो पढ़ने जा रहा है उसका लगाव कैसा है, उससे लगाव कैसा है। अब मान लो हम क्रिकेट खेलने गए, अब बल्ला अपने ही सर पे फोड़ लें, किताब पढ़ने वाले हैं, और फाड़ ओढ़ के मैं देखता हूँ जैसे दीपाली लेकर आती है किताब, अरे पूरा मरोड़ तरोड़ के लगता है कि उनके चोखा निकाल दिए किताब का। हमें ये दीपाली के हैं, बताओ तुम्हारा नाक जो है, कान जो है उखाड़ के कहीं फेंक दिया जाए तो कैसा लगे? या कान तान के नाक में बांध दिया जाए, ठीक लगेगा? नहीं। ये किताब को इतना फोल्ड करके क्यों लाती हो? पूरा पेज जैसे लगता है कि उसको अब लकवा मारना तय हो गया है। तो उस तरह से भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगना चाहिए ना। दीपाली किताब को साफ सुथरा रखना है ना, तो हमको ज्ञान देता है ना। बोलो बिल्कुल। तो जब वो ज्ञान देता है तो उसको इज्जत से रखोगे तभी तो और अच्छे से ज्ञान देगा। अब उसमें पता चलो लपेट उपट के लाओ तो फट उठ गया, तो फिर ये ज्ञान तो गायब हो गया। समझ में आ रहा है? ये दिक्कत हो जाती है। तो साफ सुथरा रखना है किताब को, पढ़ना है किताब को। पढ़ने से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। अब्राहम लिंकन का नाम सुने हैं? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे लोग, पूर्व राष्ट्रपतियों में से एक। अब्राहम लिंकन की माँ, जब उनके स्कूल से टीचर ने निकाल दिया था कि आपका बच्चा डिसेबल है, डिसेबिलिटी को धारण किया है, पढ़ने में बहुत कमजोर है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, और लेटर निकला था, जब लेटर उनकी माँ को मिला तो ये कहे माँ स्कूल से क्या लेटर आया है? तो उन्होंने कहा कि आया है कि आपका बेटा बहुत पढ़ने में होशियार है, तेज है, ये हमारे स्कूल में नहीं, इसको किसी और बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए, ये बहुत पढ़ने में तेज है। तो उनकी माँ ने जो कोयला होता है, कोयला से, लकड़ी के जले हुए हिस्सों से उनको पढ़ना लिखना क्या करती हैं? सिखाती हैं जमीन पे। और वही व्यक्ति एक दिन अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम नागरिक के रूप में आते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, नाम सुने हैं आप लोग? भारत के राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने किताबों से रिश्ता रखा, और ऐसा गहरा रिश्ता रखा, इतना गहरा रिश्ता रखा कि देश के सबसे बड़े पद पर चले गए, राष्ट्रपति हो गए। भारत को सुरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए मिसाइल देकर चले गए, जो आज पूरी दुनिया भारत से घबराती है। ऐसा मिसाइल बना दी। किसका सहारा लिए? पढ़ाई का सहारा लिए, किताबों का सहारा लिए। समझ में आ रहा है ना? वो मिसाइल मैन बन गए। क्या बन गए? मिसाइल मैन।
और अपने जीवन की कमाई को भी अगर आप देखेंगे ना, तो एकमात्र राष्ट्रपति जो मेरे दिमाग में चलते हैं, 4-6 जोड़ी कपड़े बस उनके पास थे, जो सूट में जाता था वही सूट में आता था, सूटकेस में, और अपने जीवन की सारी कमाई इस देश के नाम डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। कितना शानदार व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व है उनका। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। सावित्री बाई, ज्योतिबा, नाम सुने हैं ज्योतिबा राव फुले? सावित्री बाई फुले का नाम सुने हैं आप लोग? किताबों का सहारा लेके वो शिक्षा जगत की क्या बन गई? शिक्षा जगत की अभी हम लोगों ने जल्द ही पढ़ा है, मनाया है, उनके बारे में जाना था। जो महिलाओं के लिए सबसे पहली स्कूल खोलने वाली सावित्री बाई फुले, शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा के जो क्या शिक्षा के जो चमत्कार हैं, शिक्षा के जो ताकत है, वो महिलाओं तक, उन वंचितों तक पहुंचाया। किसका? इस सदी में एक ऐसी जो 19 की सेंचुरी आती है, 20 की सेंचुरी आती है, एक ऐसा शानदार व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया में महानायक, दलितों के मसीहा, भारत के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले, वंचितों को उनको अधिकार दिलाने वाले, अल्पसंख्यकों के अधिकार को बचाने वाले, मानव हितों की संरक्षण करने वाले एक महानायक, महामानव, महा व्यक्तित्व को धारण करने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किताबों का सहारा लेके इस सदी के सबसे बड़े पढ़े लिखे महान व्यक्तित्व में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने क्या किया होगा? लड़ाई मार झगड़ा गाली गलौज किया, पैसा कमाया? नहीं, उन्होंने एक व्यक्तित्व को जन्म दिया जो किताबों के सहारे इस दुनिया को रच रही थी। और कितनी किताबें, 24 से 26 हजार किताबें उनकी लाइब्रेरी में। समझ में आ रहा है ना? पढ़ी रही, पढ़ते रहें। 3-3 PhD होल्डर, 36 से ज्यादा डिग्रियां उनके पास। कुछ लोग 52 बताते हैं, कुछ लोग 36 से ज्यादा बताते हैं। मैं मिनिमम 36 मानता हूं, अगर या मैक्सिमम ही 36 मानता हूं, तो भी एक व्यक्ति के पास 36 डिग्री कम नहीं ना होता है। हम एक मास्टर की डिग्री MA MSc MCom कर लेते हैं, कहते हैं MA किए हैं, MCom किए, MSc किए, उसमें पता नहीं हर विषय में लगभग हासिल कर लिया। उन्होंने किताबों के सहारा से आज भारत की जो नवाचार था, भारत की एक शानदार दूरदृष्टि थी, अखंड भारत था, उसकी नींव को एक ऐसा संविधान, एक ऐसी विधा की रचना की जिससे आज और हम साक्ष्य मान के, जिंदा मान के जीते हैं, और हमें जीने में हमारी जीवन प्रत्याशा को और ऊपर लेके जाता है। नहीं लेके जाता है? जाता है ना? क्या पढ़े थे वो? किताबें ही तो पढ़े थे ना। क्या देखा था उन्होंने? समाज में जो दुर्दशा थी उन्होंने देखा था, समाज की जो दुर्व्यवस्था थी उनको देखा था। तो आपका सीधा साधा इस पूरी कहानी का एक मतलब, अभी और तमाम महान विभूतियां हैं जो किताबों के सहारे अपनी पूरी दुनिया को बदल डाला। आपके पास भी वो चाबी है जो ताला बंद है, जिसमें आपके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, गरीबी से, बेरोजगारी से। आपके पास एक चाबी है जिस चाबी का नाम है बुक्स,
स्टडी, पढ़ाई लिखाई, उसी चाबी से सारी समस्याओं को खोलिए और जो खजाना लूटना है लूट लीजिए। जिस खजाना के मालिक बनना है क्या हो जाइए, बन जाइए। सिर्फ एक चाबी है एजुकेशन, उससे दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो हथियार है जो सभी हथियारों में ताकतवर है। अगर मान लो जिसने बंदूक बनाई होगी, बम बनाया होगा, वो भी तो कुछ पढ़ा लिखा होगा कि नहीं होगा? नहीं तो पता नहीं कुछ बना दे, भड़क जाए, आंखी में चला जाए, जय हिंद जय भारत बोल देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसने भी स्टडी किया था कि नहीं किया था? तो सब कुछ निर्भर किस पर है? हमारी यह जीवन यात्रा निर्भर है हमारी अध्ययन पे, पढ़ाई लिखाई पर। तो आज से हम ये प्रण लेंगे कि जो पिछले 1-2 महीनों में नहीं पढ़ पाए हैं, प्रतिदिन हर व्यक्ति कम से कम 10 पेज मिनिमम में लिखा हूं, 10 पेज इंग्लिश में रीडिंग करेगा। कितना जी? देखो ईमानदारी की बात है, ईमान इंग्लिश में रीडिंग करेगा और 10 पेज ही क्या करेगा? बोलो, हिंदी में रीडिंग करेगा। मैं इस पूरे जुलाई भर चाहता हूं कि आप रीडिंग स्किल पर बहुत अच्छे से काम करें। रीडिंग स्किल तो जीवन भर चलना है, लेकिन आप रीडिंग स्किल को और बेहतर करें। समझ में आ गया? तो 10 पेज इंग्लिश में रीडिंग करें और 10 पेज क्या करें? हिंदी में। ये जो पाठक हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं वो यहाँ से शुरुआत करें। और ये बात जरूर सोचें कि हम शुरू कर रहे हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, पढ़ने में त्रुटियां हो सकती हैं, हमें अरुचि पैदा हो सकती है, ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हमें एक जिद यह पालना होगा कि इस पल की सच्चाई है कि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको स्वीकार करके बार बार मन को ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भागना नहीं है। जब मन को भागने देंगे तो चारों तरफ भागेगा, कभी क्रिकेट की तरफ, कभी किसी के तरफ, कभी मोबाइल की तरफ, कभी फिल्मों की तरफ, कभी खेल की तरफ, बस चारों तरफ भाग के थोड़ा थोड़ा टाइम बर्बाद कर। लेकिन मन को बार बार एकाग्र करना होगा, अपनी जगह पे लाना, नहीं पढ़ना है, उधर भाग रहा है, नहीं पढ़ना है। अच्छा, जब पढ़ लो उसके बाद मन को कुछ समय के लिए छोड़ दो। ऐसा मत छोड़ दो कि किसी का मर्डर करके आ जाए तो कहे हम तो घूमने गए थे, रास्ते में आदमी मिला, मर्डर कर। समझ में आ गया ना? तो ये सारी बातें 10 पेज इंग्लिश रीडिंग और 10 पेज क्या करना है आपको? हिंदी रीडिंग। अब आइए एक और शब्द पे मैं बातचीत कर लेता। एक बात करता हूं इंटीग्रिटी पे और एक बात करता हूं ऑनेस्टी पे। समझ में आ रहा है? सत्यनिष्ठा, क्या बात हुई? सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, यह 2 शब्द हैं। समझ में आ गया? ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका यहां पर्स क्या हुआ, छूट गया। मैं दुकानदार हूं और पर्स क्या हो गया, छूट गया। तो मैं सोचूंगा कि देखा कि फलाने व्यक्ति का, मैं सोचूंगा वो व्यक्ति आएगा मुझसे मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन खुद चल के मैं नहीं जाके उसको दिया। उस पे उसका पता था, आईडी कार्ड था, उसको जाके उसके घर नहीं पहुंचाया। तो जब वो व्यक्ति आकर मांगेगा और आप उसको लौटा देंगे जैसा है वैसा ही, तो आप क्या हैं? क्या है? ईमानदार हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पर्स उसकी दुकान पे, किसी दुकान पे छूट गया है और आपने आईडी प्रूफ से जाना कि फलाना नाम का व्यक्ति चिलाना गांव में रहता है, उस एड्रेस पे बिना उसके आए, बिना उसके परेशान किए, उसके पते पर पहुंचकर उसको लौटा देंगे,
तो वह परिस्थिति क्या कहलाती है? सत्यनिष्ठा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप जरा मुझे बताइए कि आप ईमानदार बनना चाहते हैं कि सत्य निष्ठा वाला बनना चाहते हैं? ईमानदार, ईमानदार बनना चाहती हो कि सत्य निष्ठा वाला? ईमानदार बनना चाहती है। तुम श्याम क्या बनना चाहते, ईमानदार की सत्य निष्ठा वाला? सत्य निष्ठा। देखो बस श्याम के लिए एक ताली छोड़ा सा बजा दीजिए कि श्याम जो है बढ़िया बात। सत्य निष्ठा वाला व्यक्ति क्या है कि अगर आपका कोई भी वस्तु छूटा है, जैसे अभी किसी ने डस्टबिन में यश का चप्पल रख दिया, तो क्या सोच के रखा होगा कि यश को हम परेशान करना है, लेकिन अगर चप्पल कहीं गिर गया होता और जाना होता ये तो अपने दोस्त यश का है यार, इसको उठा के उसको वहां तक पहुंचा दिया जाए, तो वो सत्यवादी है, सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है। सही है कि नहीं है? तो सत्य निष्ठा बनना, इसका मतलब मैंने क्या बताया, हमने जो पूरी बात समझाया कि आपका कर्तव्य क्या है कि इस समय किताबों को पढ़ना, 10 पेज हिंदी में, 10 पेज इंग्लिश में रीडिंग करना है। तो क्या अगर कोई याद दिलाएगा 10 पेज पढ़ना है तब पढ़ेंगे ईमानदारी से, या आपको पता है कि 10 पेज पढ़ना है और बिना किसी के कहे पढ़ेंगे सत्यनिष्ठा वाला बन के? इन दोनों में से कैसा होके पढ़ेंगे? बिना कहे। तो आप सत्यनिष्ठा को धारण करेंगे। देखते हैं हमारे में से कितने लोग इस दृढ़ निश्चयवादी हैं, सत्यनिष्ठावादी हैं, और इसके प्रयोग के लिए हम लोग कल की क्लास में ये जान पाएंगे कि वाकई में ऐसे कौन लोग हैं जो सत्यनिष्ठावादी थे और ईमानदार थे। कल की क्लास में हम इस पर बात करेंगे, किताबों के बारे में थोड़ी मोटी और बातें करेंगे, और अपने जीवन के लिए एक सप्ताह में कौन सी किताब पढ़ेंगे जो स्कूल के अलावा भी जो आपको फायदा पहुंचाएगी, उन किताबों का भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की बातें यहीं समाप्त होती है।